नमस्ते दोस्तों। आज हम फनीशनाथ रेणु की दूसरी कहानी लाल पान की बेगम यह देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रेणु की तीसरी कसम यह कहानी देख लिए हैं। आज हम लाल पान की बेगम देखेंगे। तो चलिए लाल पान की बेगम देखते हैं। लाल पान की बेगम में प्रमुख जो पात्र है उसमें बिरजू की माँ, बिरजू की बाबा, बिरजू, चंपिया और मखनी फुआ, यानी बहुत सारे जो गौण पात्र हैं, लेकिन उनके संवाद ज़्यादा इस कहानी में नहीं आए हुए हैं। ज़्यादातर बिरजू की माँ के ऊपर ये कहानी आधारित है, यानी एक स्त्री के ऊपर, या स्त्री इस कहानी की नायिका है। अब गांव में, देहातों में कैसा होता है कि जैसे हम मम्मी हो, जैसे पापा हो, या किसी की माँ हो, या किसी के पिता हो, तो उनको हम, या वहाँ की ग्रामीण जो स्त्रियां हैं, सीधे अपने पति को उनका नाम लेकर नहीं बुलाती और एजी ओजी भी नहीं करती। सीधा गांव की स्त्रियां है या जो पड़ोस वाली स्त्रियां है, सीधा अपने बच्चों के नाम लेकर अपने पति को या अपनी पत्नी को बुलाते हैं उसी नाम से। उसी तरह एक बिरजू, यहाँ एक छोटा सा लड़का है, तो एक बिरजू, बिरजू की माँ, बिरजू के बाबा, यानी ऐसा पूरे कहानी में चलता है। तो हमें ये समझ में आता है कि बिरजू की माँ, यानी उसका नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ उनके बेटे के नाम से ये संबोधन किया जाता है। हालांकि हमारे ग्रामीण देहातों में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में अगर उसको एक बेटी भी है तो उसकी माँ कम कहा जाता है, लेकिन लड़के का नाम लेकर उसके, जैसे बिरजू दिया है यहाँ, तो बिरजू की माँ, बिरजू के बाबा। जैसे यहाँ पर चंपिया एक लड़की भी है, लेकिन चंपिया की माँ और चंपिया के बाबा, ऐसा कहीं पर भी जैसे बुलाया नहीं जाता। ठीक है, कहीं कहीं पर होता भी ऐसा है कि लड़कों के नाम लेकर, ज़्यादातर लड़कों के नाम लेकर ही जो माता पिता है उनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बिरजू की माँ है, बिरजू के बाबा है, बिरजू है, चंपिया, यानी बिरजू के जो एक बहन है चंपिया, और उसके माता पिता। ठीक है, अब मखनी फुआ एक पड़ोस के एक दो तीन जो यहाँ पर स्त्रियों के नाम आए हैं। जैसे मखनी फुआ है, उसमें जंगी की जो पुतेहू है, यानी जंगी की जो नाती बहू है। ऐसे बहुत सारे स्त्री पात्र इस कहानी में आए हुए हैं। हमें सिर्फ बिरजू की माँ को याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद इस कहानी का विषय जिस तरह है कि एक स्त्री मन की लालसा, यानी लाल पान की बेगम। जैसे लाल पान की बेगम, ऐसा कहा है कि लाल पान यानी ऐसे कहा है कि लाल, यहाँ पर एक रंग है, उसमें लाल जो वस्त्र धारण करती है, पान की बेगम, ऐसा यहाँ दिया गया है। लेकिन बिरजू की माँ के लिए ये संबोधन है, इसलिए बिरजू की माँ के ऊपर ही पूरी कहानी यहाँ चित्रित हुई है। विषय में स्त्री मन की लालसा है, एक देहाती स्त्री की इच्छा है, यानी ग्रामीण परिवेश में चित्रित या ग्रामीण परिवेश में रहने वाली एक स्त्री के मन की जो द्वंद्व दशा है, या उसके भीतर की इच्छा आकांक्षा का जो चित्रण इस कहानी में किया गया है। वैसे इस कहानी की जो कथा वस्तु हम देखेंगे उसमें ये आ जाएगा। कथा वस्तु देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रेणु यह ग्रामीण परिवेश को लेकर, आंचलिकता को लेकर, ज़्यादातर देहाती जीवन को लेकर लिखने वाले लेखक है, कहानीकार है। इसीलिए उनके पूरे साहित्य में ग्रामीण कथा साहित्य को लेकर ही ज़्यादा रचनाएं हमें मिलती है। ठीक है, अब इस कहानी की जो लाल पान की बेगम की जो कथा है, कथा के शुरुआत में ही कोई पड़ोसी स्त्री आकर जो बिरजू की माँ को, या लाल पान की बेगम जो शीर्षक दिया है, उनको कह रही है कि बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, यानी नाच देखने के लिए जाने, यानी उनको बलरामपुर नाच देखने जाना है। शाम का समय है और बिरजू की माँ अपने पति का इंतज़ार कर रही है, यानी बिरजू के पापा का इंतज़ार वह कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गाड़ी लेकर आएंगे और जाएंगे नाच देखने के लिए बलरामपुर। लेकिन अंधेरा हो रहा है और गांव सब शांत हो गया है, कि गांव की सभी स्त्रियां, गांव के सभी लोग गए हैं, लेकिन ये अपने घर पर ही हैं। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं और बिरजू की माँ भी इंतज़ार। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिरजू के पापा ने इतना इतनी देर क्यों की,
तो वो अंदर से अंदर थोड़ी मायूस भी है और सोच रही कि ऐसा क्या होगा, और वो अंदर ही अंदर कूद रही है और मन ही मन वो कूदती रही है और अपना पूरा गुस्सा, अपने पूरा जो क्रोध है अपने बच्चों पर, पड़ोस वाले पर निकाल रही है। अब गांव की सारी स्त्रियां नाच देखने गई हैं। पड़ोस वाली जो मखनी फुआ है वो पूछती है कि नाच देखने नहीं जाना है क्या, तो वो गुस्से में आ जाती है। वही फुआ पानी भरने वाली स्त्रियों की पास जाती हैं पड़ोस में, तो बिरजू की माँ कान लगाकर सुन रही है, तो वो अपना रूखापन, यानी बिरजू की माँ का जो रूखापन वो सब स्त्रियों को बताती है कि वैसे तो ये बिरजू की माँ ही अपने आप को समझती क्या है कि 2 एकड़ या थोड़ी सी 5 बीघा ज़मीन क्या ले ली इसने, तो हवा में उड़ रही है। मैंने तो उसे सीधा कहा था कि नाच देखने के लिए जा रही नहीं जा रही, तो ये मुझे कैसा रुखा रुखा रुखी रुखी बात कर रही है, ऐसा वो कहती है। और वो कहती कि अपने आप को समझती क्या है, ऐसा वो अपने स्त्रियों की बात चल रही है और वहाँ बातें ऐसे चल रही है और इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वहाँ पर बैल है तो उनको गाड़ी मिल जाए, यानी बिरजू के बाबा के पास बैल है लेकिन गाड़ी नहीं है, तो वो गाड़ी किसी के पास मांगने गए होंगे। अब साथ ही 4 मन धान क्या पैसा कमाया या इसके पास आया, तो ये हवा में उड़ने लगी। ऐसी बातें भी स्त्रियां करती है। अर्थात यहाँ बिरजू की माँ का चरित्र उन स्त्रियों के संवाद के द्वारा प्रकट हो रहा है। जैसे ही कुछ घर में माल आया तो ये खुशी से उछलने लगी या पागल होती है और बलरामपुर के नाच देखने जाना है, ऐसा पूरे गांव में यानी पूरे पड़ोस वाली स्त्रियों को वो पहले ही बता चुकी है कि मैं और मेरे घर के सब लोग बलरामपुर नाच देखने के लिए जाने वाले हैं, और मैं उस दिन लाल रंग की जो मेरी शादी में जो साड़ी मुझे दी गई थी वही साड़ी मैं आज पहनने वाली हूँ, ऐसा वो कहती भी है। लेकिन अब अंधेरा हो गया, लेकिन बिरजू के पापा ही नहीं आए तो वो थोड़ा गुस्से में है। और ये तय हुआ था कि बच्चों को उसने कहा था कि जिस दिन हम बलरामपुर में नाच देखने जाएंगे उस दिन मैं मीठी रोटी बनाऊंगी, और मीठी रोटी बना नहीं रही है, उसने तैयारी भी करके रखी है, यानी शकरकंद उसने उबाल कर रखे हैं, लेकिन वो छोटा सा जो बिरजू है वो खाने के लिए मांग रहा है तो वो देती भी नहीं है। और उस पर वो थोड़ा गुस्सा कर रही है, उसकी जो बेटी है उस पर भी गुस्सा कर रही है और दोनों को बोल रही है आकर अंदर वो सो जाए। अब बच्चे आकर माँ के जो क्रोध के कारण वो आकर सो तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, और इसीलिए बच्चे अब न बाहर से बिरजू के पापा की आवाज़ आती है, और पहले तो ये बात नहीं करती, चुप बैठते हैं और बच्चों को भी चुप बैठाते हैं, लेकिन ये बच्चा खांसी के कारण चुप नहीं बैठ पाता और बिरजू के पापा को पता चलता है कि अंदर है। ये वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो सो गई क्या राह देखते देखते, और ये सो जाने का थोड़ा नाटक करते हैं। जैसे ही जो बिरजू के पापा अंदर आते हैं तो वो बिरजू की माँ को देखते हैं और बिरजू की माँ को समझाते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, हम बलरामपुर नाच देखने जाएंगे। अब ये बलरामपुर नाच देखने गए तो वो बोलती है कि खाना बनाने में देर नहीं, तो बोलते जल्दी जल्दी खाना होगा। वो अपनी पत्नी की तारीफ भी करते हैं कि तुम 2-4 रोटी हैं तो यूं ही बना लोगी, तो बनाओ। तो वो इतनी जल्दी जल्दी खाना भी बनाती है, तैयार भी होती है। पड़ोस वाली जो मखनी फुआ है उसे भी बुलाया जाता है, उसके लिए तंबाकू भी रखा जाता है खाने की, क्योंकि वो घर संभालने के लिए उसे रखा गया। अब वो भी इसकी तारीफ करती है। यानी कितना परिवर्तन छोटी सी बात को लेकर स्त्रियों में आ जाता है, यानी उसकी बहुत बड़ी इच्छा आकांक्षा नहीं है, एक छोटी सी बात है कि वो बलरामपुर अपने परिवार के साथ नाच देखने के लिए जाना चाहती हैं, और ऐसे ही नाच देखने के लिए वो तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं। अब गाड़ी में सब लोग बैठे हैं, वो निकल रहे हैं, उसका ये भी चित्रण है कि वो किस तरह बैलों को हाँकता है बिरजू का पापा, और जाते जाते दूसरे गांव की जो दूसरी स्त्रियां हैं उनको भी लेके जाता है। यानी एक घर का वर्णन ऐसा है कि वहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे, एक स्त्री जो रो रही है कि उसे बलरामपुर लेके नहीं गए नाच देखने के लिए, तो इनके गाड़ी में ये बोलती है कि आ जाओ हमारे गाड़ी में बैठ जाओ और हम सब मिलकर बलरामपुर नाच देखने जाते हैं। अब जैसे गाड़ी में बैठने के बाद ये वर्णन आया है कि वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, और खेतों का वर्णन है, धान का वर्णन है, ये सब वर्णन वहाँ दिखाई देता है। और वहाँ पर सब जो स्त्रियाँ बात कर रही हैं, चंपिया को गाना भी बोलने के लिए वो कहते हैं कि गाना बोलो और गाओ, तो वो चंदा की चांदनी का एक ऐसा गाना भी सुनाती है चंपिया छोटी सी। अब बिरजू की माँ को भी लगता है कि मैं कुछ गाऊँ, और जो
जो गाड़ी में बैठी हुई स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां जब पहले इसकी बुराई करती थी, अब गाड़ी में बैठने के बाद फिर बिरजू की माँ को बेगम कहते हैं, यानी लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं कि वो सचमुच लाल पान की बेगम है, ऐसा वो कहते हैं। यानी बिरजू की माँ ने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, यानी वो कहती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी यानी अपने आप को वो ऐसा महसूस करिए कि मेरा रूप का जो वर्णन है पूरे गांव में उठ रहा है, और मेरे लाल साड़ी की जो झिलमिल का किनारा है वो चांद या रात के समय चांदनी के कारण वो चमक रहा है। यानी अब बिरजू के माँ के मन में, यानी कहानी के अंत में, कोई भी लालसा नहीं है, कोई भी उसमें लालच नहीं है, सिर्फ यही इच्छा उसकी पूरी हो गई, यानी कि वो नाच दिख रहा है। एंड गाँव में ऐसा है कि किस तरह अफवाहें उड़ाई जाती है। बिरजू के माँ के लिए ये भी अफवाह उड़ाई गई थी कि बिरजू के माँ के घर रात रात तक जैसे दिए जलते थे, जगमगाहट होती थी। ऐसे बहुत सारी अफवाहें हैं, यानी उसका जैसा गुस्सा, उसका सब अपना पति आने के बाद वो बलरामपुर नाच देखने के लिए जाते समय सब उतर जाता है। यानी बिरजू की माँ को वह लाल पान की बेगम कहना, और दिन दोपहर रात बिजली की बत्ती जैसे वो भभक उठती थी, ऐसी जो अफवाहें हैं, यानी बिरजू की माँ के बारे में गांव में अफवाहें फैलाई गई थी कि उसके आंगन में रात भर बिजली की बत्ती भभकती रहती थी, ऐसी ही अफवाहें। लेकिन उसकी जो यहाँ प्रतीक रूप में, यानी गांव की स्त्रियों के बारे में, और एक घर की अगर स्त्री है तो उसकी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रहती, बस छोटी सी इच्छा, लेकिन उसी इच्छा के कारण वो खुश भी होती है और नाराज भी होती है। जिस तरह इनकी इच्छा है, छोटी सी कहानी है, इतना ही है उस कहानी में कि वो सिर्फ बलरामपुर नाच देखने के लिए जाने का जो रात का या शाम का समय है, और वही समय एक छोटी सी कहानी में कहानीकार ने यहाँ पर चित्रित किया है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है इस कहानी में। अब इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास पाठ्यक्रम में रखा गया है, मेला आंचल, वो भी उपन्यास में लेकर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।